हेलो। हिंदी माध्यम के सभी छात्रों को ये एक प्रयास है कि हिंदी माध्यम के छात्रों तक भी पहुंचा जाए और उन्हें भी मेरे इस चैनल का लाभ पहुंचाया जाए। तो आज हम देखेंगे, मैं यहाँ इस चैनल पर पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस से जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, उनके बारे में वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ। मुख्यतः मेरा यह प्रयास रहता है कि जो भी करंट में घट रहा है, आपके आसपास जो भी अभी हो रहा है पॉलिटी और से रिलेटेड, जो कि आपको सिविल सेवा की परीक्षा के पेपर 2 में पढ़ना पड़ता है, उस पर मैं बात करूँ। आज मैंने एक पिछले वर्ष का प्रश्न उठाया है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये प्रश्न 2016 में आया था पेपर 2 में पॉलिटी में, और ये प्रश्न है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना के शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? तो हम देख रहे हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको अंग्रेजी में प्रिएम्बल कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, उसमें जो शब्द है गणराज्य, उससे जुड़े जितने भी विशेषण हैं, उनके बारे में पूछा गया है और ये पूछा गया है कि आज क्या कितना उनका प्रासंगिकता क्या है, रेलेवेंस क्या है, प्रतिरक्षणीय है या नहीं? क्या हम उन्हें आज के संदर्भ में डिफेंड कर सकते हैं? क्या उनकी सारगर्भिता अभी भी है? इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो पहले क्या है, आपने अगर संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया है, अगर आपने प्रिएम्बल को पढ़ा है, तो उसमें सीधे से ऐसे ही शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिज़ॉल्व्ड इंडिया इंटू अ सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों को मैंने अंग्रेजी में भी बोला है। एक-एक करके हम हिंदी पर आएँगे, फिर इस प्रश्न की पे हम मैं आपको उसका उत्तर बताऊँगा। सोवरेन को हिंदी में संप्रभु कहते हैं या प्रभुत्व भी कह सकते हैं। संप्रभु ही शाब्दिक अर्थ होगा। सोशलिस्ट को समाजवादी कहते हैं, सेकुलर को पंथ निरपेक्ष कहते हैं, डेमोक्रेटिक को लोकतांत्रिक कहते हैं, रिपब्लिक को गणराज्य कहते हैं, गणतांत्रिक। तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र के साथ जो इतने सारे शब्द जुड़े थे पहले वाले, वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, प्रतिरक्षणीय हैं। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। पहला शब्द था सोवरेन यानी कि संप्रभु। तो प्रस्तावना आप सबको पता है कि संविधान के आरंभ में आती है। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किया था आपातकाल के समय, और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द और जोड़े थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोवरेन ये सेकुलर वर्ड जोड़ा पहले गया था, जोड़ा बाद में गया था, सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया, बट उसकी प्रासंगिकता संविधान में हमेशा से रही है। तो 42वें संशोधन से जो 3 नए शब्द लाए गए थे, वो आज भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है कि ये संशोधन कहीं से संविधान के विरुद्ध नहीं था। तो पहला शब्द जो संप्रभुता है या प्रभुत्व जिसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है जब कोई देश किसी अन्य देश से या किसी बाहरी शक्ति से प्रेरित हुए बिना या उससे उसके दबाव में आए बिना जब अपने निर्णय लेता है, तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। भारत का आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत के सारे निर्णय जो होते हैं वो उसके अपने होते हैं। वो भारत के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। भारत विश्व की किसी भी शक्ति से, किसी भी देश से प्रभावित होकर या उनके दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता है। इसका उदाहरण आपको दे दूँ, एक पड़ोसी देश है अपना म्यांमार, जहाँ पर एक कू हुआ था। अंग्रेजी में इसको कू बोलते हैं, सीओयूपी। सीओयूपी लिखते हैं, बोलते कू हैं। कू का मतलब होता है सैन्य शासन। जब कोई सैनिक व्यवस्था, जब मिलिट्री उस देश की प्रजातांत्रिक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका तख्ता-पलट करती है, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में किया था, वैसे ही म्यांमार में भी वहाँ के सैन्य शासक ने किया था, तो उसको कू कहते हैं। तो म्यांमार में जब ऐसा सैन्य शासन आया, वहाँ की चुनी हुई सरकार को जब हटा दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, तो अभी का जो संसार है, उसके बारे में अंग्रेज़ी में हम लोग बोलते हैं, पढ़ाते हैं कि वर्ल्ड इज़ मोर प्रो डेमोक्रेसी दैन एवर। अर्थात विश्व भर में प्रजातंत्र के बारे में पहले से कहीं अधिक अनुकूल माहौल है। देखिए, इसी विश्व में कभी वामपंथ चलता था। भारत में कभी वामपंथी विचारधारा बहुत लुभाती थी। मैं आपको 60-70 के दशक की बात बता रहा हूँ। आज क्या है, आज डेमोक्रेसी है, विश्व में भी और भारत में भी।
तो जब इस तरह से प्रो डेमोक्रेसी एक ऑर्डर बना है, प्रजातंत्र के अनुकूल एक वातावरण तैयार हुआ है, तो पूरे विश्व ने इसकी कड़ी भर्त्सना की। क्यों? क्योंकि म्यांमार में वहाँ की प्रजातांत्रिक सरकार को सैनिकों ने सैन्य व्यवस्था जो थी, वहाँ के जो सैन्य शासक थे, उन्होंने हटा दिया था और सैन्य शासन ही लगा दिया। तो सारे देशों ने, दुनिया भर के जितने देश हैं, उन्होंने म्यांमार के साथ अपने संबंध जो थे वो कम कर लिए। जो भी ट्रेड होता था, जो भी इनके बायलैटरल जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, उसको कम कर दिया। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, बराक ओबामा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे कहा कि आप भी म्यांमार के साथ अपने रिश्ते ठंडे कर लो। भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि म्यांमार की सीमा भारत के उत्तर-पूर्व के 4 राज्यों से जुड़ती है। आप प्लीज़ मैप में देख लीजिएगा किन 4 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। 4 भारत के उत्तर-पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ती है और इन चारों राज्य में अलगाववाद, अंग्रेजी में इसको इंसर्जेंसी कहते हैं। जब आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस पेपर 3 में इसके बारे में पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, जहाँ आप इंसर्जेंसी यानी अलगाववाद के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, मैं जो प्रश्न का उत्तर आपको बता रहा हूँ, उसके संदर्भ में मैंने ये उदाहरण रखा है आपके समक्ष। तो वहाँ पर अलगाववाद की समस्या है और बिना म्यांमार के संपर्क करे, बिना म्यांमार की सहायता के, क्योंकि बॉर्डर्स टच करते हैं ना, तो अलगाववादी सीधा म्यांमार भाग जाते हैं। तो बिना म्यांमार की सहायता के हम उससे नहीं निपट सकते हैं। तो वहाँ सैनिक शासन रहे या प्रजातांत्रिक शासन रहे, हम तो म्यांमार के साथ काम करेंगे, उनके साथ हम क्लोज़ली काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने हित जानते हैं, हमें अमेरिका प्रवचन ना दे कि हमें क्या करना है। अभी फिर बाद के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, तो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर कहा कि हम किसी और राष्ट्र को कष्ट नहीं देना चाहते। यही एग्ज़ैक्ट शब्द उन्होंने बोले थे। भारत की समस्या है, भारत निपटने में सक्षम है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें पता है हमारे हित में क्या है, हमें कोई नहीं बता सकता हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो बिल्कुल ये शब्द ये तब भी होता था, ये आज भी होता है, आगे भी होगा। तो बिल्कुल ये परिरक्षणीय है, प्रासंगिक है ये शब्द, ठीक है? अगला शब्द है समाजवादी। देखिए, समाजवाद एक विचारधारा है, वामपंथ का एक हिस्सा है समाजवाद। आपको अगर मैं सच बताऊँ तो वामपंथ का सेकंड लास्ट, इसके समाजवाद के बाद ही असली वामपंथ आता है, जिसको कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल ने आइडियल कम्युनिस्ट स्टेट कहा था। विश्व में कभी आया नहीं, इनकी थियरी में ही आया। लेकिन समाजवाद वामपंथ का हिस्सा है और समाजवाद का मतलब ये होता है कि सारे जो स्रोत हैं, सारे जो जिनको हम अंग्रेजी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, वो या तो सरकारी होंगे या सामाजिक होंगे, प्राइवेट नहीं होंगे, निजी नहीं रहेंगे, निजीकरण नहीं रहेगा, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था भारत में और समाजवाद के बारे में सीएम जोड एक विचारक थे, उन्होंने कहा था कि समाजवाद तो उस तरह की टोपी है, एक टोपी है जिसका आकार इसलिए बिगड़ चुका है क्योंकि हर कोई इस टोपी को पहन लेता है। मतलब कि हर किसी ने अपने हिसाब से समाजवाद की व्याख्या की। भारत का भी इसमें योगदान रहा, नेहरू जी समाजवाद को मानते थे और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भारत ने अपनाया था, जो कि रूस के समाजवाद या क्यूबा के समाजवाद या कार्ल मार्क्स के जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है उससे थोड़ा-सा अलग रहा है। तो ये व्यवस्था भारत में भी रही है। हाँ, 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपना लिया था, जिस वजह से प्राइवेटाइज़ेशन, निजीकरण आ गया। आज आप देखिए आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसी सेवा नहीं है शायद जिसमें बाज़ार की व्यवस्था ना हो, प्राइवेट ना हो। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ़ सरकार के पास है, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है। तो कहीं-कहीं तो समाजवाद पूरी तरह से है, कहीं-कहीं पर अधिकतर चीज़ों में प्राइवेट आ चुका है। तो 1991 के बाद हमारा समाजवाद से थोड़ा अच्छा खासा मोह भंग हुआ है, हमने प्राइवेट को आने दिया है। तो आज के संदर्भ में अगर हम समाजवाद की बात करें तो हाँ, समाजवाद फीका ज़रूर पड़ गया है। खत्म नहीं हुआ है, फीका पड़ गया है। तो यही एक शब्द है। प्रस्तावना में जितने विशेषण थे जिस पर ये प्रश्न 2016 में आया था, तो सिर्फ़ समाजवाद एक शब्द है, जो पहले के कंपैरिज़न में, पहले के मुकाबले आज की डेट में फीका पड़ चुका है। तो हमने सोवरेन देखा, संप्रभुता देखी, समाजवाद देखा। अब तीसरे पे आते हैं सेकुलर। सेकुलर को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए भारत का जो सेकुलरिज़्म है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आप जो भी कह लीजिए,
इस शब्द की बहुत व्याख्या हुई है राजनीति में। हम लोग पूरी तरह से अपने आप को अकादमिक चीज़ों में, एकेडमिक तरह से इस पे करेंगे, परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है भारत की, वो यूरोप की धर्मनिरपेक्षता या अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का आधार ही यही था, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास अगर आप पढ़ेंगे विश्व का, तो उसमें जो चर्च था, जो धर्म था, धर्म का मतलब चर्च था यूरोप में, वो हर चीज़ को पूरी तरह से नियंत्रित करता था। चर्च ही था जो हर निर्णय लेता था, राजा भी चर्च के ही आस-पास अपने सारी गतिविधियों को रखता था और चर्च के अगेंस्ट नहीं जाता था, उसके विरुद्ध नहीं, उसके फ़ेवर में ही, उसके साथ ही रहता था। तो बहुत गलत चीज़ भी चर्च ने किए थे मध्यकालीन यूरोप में। तो इसीलिए जब नई व्यवस्था आई, जब फ्रांस की क्रांति हुई, आप विश्व इतिहास में पढ़ोगे पेपर 1 में, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जब आएगा तो वो जो रोमन एम्पायर होता है, प्राचीन रोमन एम्पायर, उसको खत्म करेगा और कहेगा कि फ्रांस के जितने भी पादरी हैं वो फ्रांस के होंगे, वो रोम से नहीं आएँगे। वो चर्चों को सरकारीकरण कर देगा, ठीक है? सैलरी देगा वहाँ के पादरियों को, बाहर से नहीं, फ्रांस के होंगे। और कहेगा कि राजनीति से आपका कोई लेना-देना नहीं है। तो जो यूरोप का सेक्युलरिज़्म है, यूरोप का की जो पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता है, वो धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रख के चलती है। 2 डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ कहा गया है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। सेम चीज़ अमेरिका में है। भारत में क्या हुआ था? भारत का जो इतिहास आप पढ़ते ही हैं मॉडर्न इंडिया में, तो भारत किसी धार्मिक सत्ता के विरुद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहा था। भारत उपनिवेशवाद, इम्पीरियलिज़्म एंड कोलोनियलिज़्म, इसके विरुद्ध भारत का संघर्ष था। धर्म इसमें नहीं, धर्म आता था बट उतना सामने नहीं रहता था। ओके? तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत में जो सेकुलरिज़्म का उदय हुआ, कि भारत में हमने ये नहीं देखा कि भई हाँ, बिल्कुल धर्म अलग रहेगा, सत्ता राज व्यवस्था अलग चलेगी। भारत में स्टेट यानी जो राज्य है, इंटरवीन करता है। जहाँ पर भी धर्म संविधान को नीचे कर देता है, वहाँ पर स्टेट आता है। उदाहरण दूँगा आपको, ट्रिपल तलाक का केस देखिए। एक सभ्य समाज में ट्रिपल तलाक नहीं सही माना जा सकता है, भले ही धर्म में जो भी बोला जाए। धर्म को मानने वाले जो भी बोले, लेकिन सभ्य समाज में, संविधान के अनुसार चलने वाले समाज में ट्रिपल तलाक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 17 संविधान का देखिए, अनटचेबिलिटी, अछूत। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में अछूत को मान्य किया गया है कि अछूत छुआ-छूत होनी चाहिए, संविधान इसके लिए मना करता है। तो धर्म चाहे जो कहता हो, मैं इसमें नहीं जा रहा कि धर्म क्या कहता है, मैं कह रहा हूँ धर्म चाहे जो भी कहे, संविधान जब आएगा तो वो चीज़ पीछे हो जाएगी। मतलब स्टेट इंटरवीन करेगा, स्टेट क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, यदि धर्म के नाम पर इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये भारत का सेकुलरिज़्म है। दूसरा मतलब क्या है कि भारत के पास कोई ऑफ़िशियल रिलिजन नहीं है, कोई सरकारी धर्म नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि भारत विश्व में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं। एक यहूदी देश है जिसका नाम इज़राइल है, कैथोलिक देश हैं, बुद्धिस्ट देश हैं, लेकिन भारत कभी नहीं कह सकता कि मैं कैथोलिक देश हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र हूँ, मैं शरिया मुल्क है यहाँ पर, नहीं। राज्य के नाम पर सरकारी धर्म नहीं है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलिजन। सर्वधर्म समभाव का पालन करता है भारत की जो पथ निरपेक्षता है। सभी धर्मों से बराबर की दूरी बनाता है, ना किसी से ज़्यादा, ना किसी से कम। किसी एक धर्म को दूसरे से ज़्यादा फ़ेवर नहीं करता है, उसके पक्ष में कार्य नहीं करता है। सबके पक्ष में करेगा या सबके पक्ष में नहीं करेगा। ये भारत की धर्मनिरपेक्षता है। तो सोवरेन देखा, सोशलिस्ट देखा, सेकुलर देखा। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का यही मतलब है कि समय-समय पर निष्पक्ष चुनाव होते रहें, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़ 18 साल से उम्र के जो भी लोग हैं, 18 उससे अधिक आयु के, वो लोग सब वोट दे सकते हैं और हर कोई एक ही वोट दे सकता है। आप जो भी हों, आप एक पीएचडी करके बैठे हों या आप अनपढ़ हों, आपके पास एक वोट है अगर आप 18 या उससे ज़्यादा आयु के हैं। इसे कहते हैं कि हमने बराबर रूप से प्रजातंत्र को सब में बाँटा है और समय-समय पर 5 साल में जैसे लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होते हैं, राज्यों के में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो उसको देखने के लिए उन चुनावों को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन बैठा है, जो कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी एक पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा ना मिल जाए
या किसी एक पार्टी को नुकसान ना हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब एक समान स्तर पे रहें। वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष हो, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके साथ कोई फेवर या अनफेवर नहीं किया जाए, ठीक है? तो ये क्यों होता है? डेमोक्रेटिक व्यवस्था है इसीलिए ऐसा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी के पास अधिकार है, हम और आप अपने शासक को चुनते हैं। देखिए प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो डेमोक्रेसी में ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, लोगों ने मुझे यहाँ पे बिठाया है और लोग अगर नहीं चाहेंगे तो हमें हटना पड़ेगा। ऐसा ही हर बार होता है भारत में, कि अगर आपको लोग चाहेंगे तो आप सत्ता में रहेंगे, नहीं चाहेंगे आप हट जाएँगे। तो ये डेमोक्रेटिक शब्द है। सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, अगला शब्द जो प्रश्न में था रिपब्लिक, गणतंत्र। तो इसके साथ जुड़े एडजेक्टिव्स को हमने जाना जो कि था अपने प्रश्न में। अब रिपब्लिक का मतलब, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है जहाँ पर शाही खून नहीं रहता है। शाही खून हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहेगा, राज्य का अध्यक्ष नहीं रहेगा। भारत में जो सबसे बड़ा कार्यपालिका का सबसे बड़ा उच्चतम पोस्ट जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कोई शाही खून से नहीं आते हैं, कोई वंशवाद से नहीं आते हैं, राजशाही नहीं है। जहाँ शाही खून होता है वहाँ पर रिपब्लिक नहीं होता है। जहाँ पर भी रॉयल ब्लड रहेगा, वहाँ पर मोनार्क रहेगा, वहाँ पर राजा रहेगा, वहाँ पर रानी रहेगी, वहाँ पे राजकुमार या राजकुमारी रहेंगी। ब्रिटेन में है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, सऊदी अरेबिया गणतंत्र नहीं है, प्रिंस सलमान है वहाँ पर। भूटान में राजा हैं, वो गणतंत्र नहीं है, ठीक है? नेपाल कुछ वर्षों पहले तक राजशाही थी वहाँ पर, गणतंत्र नहीं था। जब तक शाही परिवार का खून नहीं सबको मार दिया गया था वहाँ पर। तो गणतंत्र का मतलब है कि शाही परिवार के हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पर भी जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, जो सर्वोच्च पद पर हैं, वो भी हमारे आपके बीच के ही लोग होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तो भले हम आप या वोट ना देते हों, लेकिन हमारे सांसद और हमारे विधायक वोट देते हैं। हमारे द्वारा चुने गए लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये भी एक तरह का लोकतंत्र ही हुआ। तो गणतंत्र, लोकतंत्र में ही आप ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है? और ब्रिटेन में और भूटान में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजशाही है। संवैधानिक वहाँ पर व्यवस्था है, वहाँ के जो शासक हैं, उनको संविधान ने उनके अधिकारों को सीमित कर दिया है। भारत में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं है, भारत तो पूरी तरह से रिपब्लिक है। तो यहाँ पे राजा-रानी की कहानियाँ अब सिर्फ़ कहानी किस्सों में दिखती हैं। संविधान से मुल्क चलता है, देश चलता है, आगे बढ़ता है। तो ये सारे शब्द थे जो हमारे प्रस्तावना में आए थे। ये प्रश्न 2016 में मेन एग्ज़ाम में आया था। मैंने उसका उत्तर आपको दिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं और भी वीडियो हिंदी माध्यम में बनाऊँ और हिंदी माध्यम के छात्रों तक पहुँचे और उनको भी इस चैनल का लाभ दिलवा सकूँ।